मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियाँ इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है। और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते कि उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए अगर इन वही वक्फ बिल को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने निशाना साधते हुए लिखा है कि केंद्र और यूपी सरकार की मस्जिद, मदरसा, वक्फ के मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी और मंदिर मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है? सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। ये ट्वीट है मायावती का। वहीं सदन में अखिलेश यादव ने बिल को लेकर सरकार पर तीखे वार किए। अखिलेश यादव ने इस बिल को संविधान के खिलाफ कहा, तो इसी बीच अमित शाह ने अखिलेश यादव को करारा जवाब भी दिया। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है,
पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए माननीय सदस्यगण। वही बिल को लेकर ओवैसी ने भी सरकार पर जमकर वार किए। Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वहीं जेडीयू के ललन सिंह ने इस पर क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। JDU is a party here, whether it is opposing or supporting. I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? वही बीजेपी नेता अमित मालवीय का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। वक्फ कानून को लेकर एसपी पर उन्होंने हमला बोला और रिफॉर्म की बात सुनते ही विचलित हो जाती समाजवादी पार्टी। ये कहा वक्फ कानून आम मुसलमानों के लिए खतरनाक था। ये कहना अमित मालवीय का। आम मुसलमानों की जमीन हड़प ली जाती थी, आम मुसलमानों के अधिकारों का हनन हुआ करता था। आजम, मुख्तार और अतीक इसके प्रमाण हैं। एसपी ने बाबा साहेब को भी भूमाफिया बताया था। ये तमाम आरोप अमित मालवीय की तरफ से लगाए गए। बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने लिखा है, सपा वालों ने ही बाबा साहेब अंबेडकर को भूमाफिया कहा था। जिनकी सोच ऐसी हो उनसे बेहतर विमर्श की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सरकार जब भी किसी रिफॉर्म की बात करती है जिसमें मुस्लिम समाज की भलाई निहित हो, तब तथाकथित सेक्युलरिज्म के ठेकेदार विचलित क्यों हो जाते हैं? एक मुस्लिम मुल्क बता दीजिए जहां भारत के वक्फ कानून की तरह एक तरफा अधिकार धार्मिक गैर सरकारी संस्था को दिए गए हों। ये कानून साधारण मुसलमानों के अधिकारों के हनन का जरिया बन गया है। जहां तक जमीन और उससे जुड़े विषयों का सवाल है, सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की जमीनों को हड़पने में आप लोगों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी आपके शीर्ष नेता आजम खां जेल में बंद हैं। अल्लाह को प्यारे हो चुके मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे सपा की क्रिमिनल नेता कैसे गरीब जनता की जमीनों को हड़पते थे, ये तो सभी जानते हैं। ये तमाम बातें अमित मालवीय की तरफ से लिखी गई। और एक बार फिर से वापस आपको लोकसभा लेकर चलते हैं।
टाइटल जो है हमने डेफिनेशन में जो चेंज कर रहे हैं, जो भी किसी भी प्रॉपर्टी को जो अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर करने का आपका अधिकार तो होना चाहिए। 2019 में जो चेंज किया वो बहुत डेंजरस था सर। 2013 में क्या किया, कोई भी आदमी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जो मुसलमान है वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं और नॉन मुसलमान नहीं कर सकते। नहीं तो सर ये फ्यूचर में जब जवाब देते समय हम डिटेल बोलेगा कि इसका डेंजरस कॉनोटेशन क्या हो सकता है। और किसी को भी आप वक्त टाइटल डिक्लेयर करने के लिए इजाजत देंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है सर। इसलिए हमने पुराना सिस्टम, ये 2013 का है, हम पुराने सिस्टम में पुराना डेफिनेशन में वापस जा रहे हैं सर। अब सर इन्होंने कलेक्टर्स के बारे में काफी आपत्तिजनक उन्होंने याद दर्ज कराया। कलेक्टर जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करते हैं क्या? वो रेवेन्यू उसी के पास रहते हैं जी। रेवेन्यू का रिकॉर्ड कलेक्टर के पास ही रहते हैं सर। और ये बोलते हैं कि कलेक्टर के पास ये रेवेन्यू वाला काम कलेक्टर को नहीं देना चाहिए। तो कलेक्टर का काम क्या है बताइए फिर? आप बताइए। कलेक्टर बनाया इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया किस चीज को विरोध कर रहे हैं सर। ये रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं सर। इसलिए सर जब सर्वे कमिश्नर का कामकाज को लेकर के इतना जो रिकमेंडेशन मैंने बताया, वो ऑब्जेक्शन सिर्फ हमने नहीं किया, जितना कमेटियां आपने बनाए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज ज्वाइंट कमेटी बनाया, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस आया है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन आया है, ये सब आपके समय के हैं। उसी समय में ही सचर कमेटी बनी है। उसी ने कहा है कि ये प्रॉब्लम सर्वे कमिश्नर में है, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड का साथ जोड़ के सारा प्रॉपर्टी का वैलिडेशन होना चाहिए और जिला कलेक्टर को इसमें लाना चाहिए। ये आप ही का रिपोर्ट है, हम तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं सर। इसलिए इतना उत्तेजित होकर के आप लोगों को यहाँ अपोज करने का कोई जरूरत नहीं सर। दूसरा सर, इस प्रावधान, इस बिल में हमने जो एक प्रावधान रखा है, ट्राइब्यूनल्स जो बने हैं, हम ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं कर रहे हैं। पहले ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होते थे, अब हम प्रावधान रख रहे हैं कि इसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर होगा। और अगर वो समझ में नहीं आया, मैं अभी सर उसमें हमने ये कहा है